अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्री टेस्ट सीरीज़ की अपनी तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि पिछली वीडियो से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगी। तो स्टूडेंट्स, चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ वो फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स के अंदर जो हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन है, उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ टेकन टू बी ज़ीरो बिकॉज द अर्थ इज़। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ, इसके जो ऑप्शंस हैं, बिकॉज द अर्थ इज़ अ गुड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट, जो अर्थ है वो हमारे पास एक गुड कंडक्टर होती है, इसको हम यूनिवर्सल कंडक्टर भी कहते हैं, और यही रीज़न है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन अ फोटोन इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर। कि जैसे ही कोई लाइट है, लाइट जैसे ही हमारे पास ग्लास से एयर के अंदर इंटर होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही लाइट डेंस से रेयर मीडियम में या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ और उसका मोमेंटम, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे पास होता है v=f लैम्डा, और इसी तरीके से मोमेंटम भी हमारे पास वेलोसिटी के साथ इंटर रिलेटेड है, तो ये भी हमारे पास चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है। और हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि E=h न्यू होता है। तो h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इट मीन्स एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि जॉल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जॉल सेकंड हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है? तो वही इक्वेशन जो अभी मैंने आपको बताई है कि हमारे पास E=h न्यू होता है। अब एक h को एक साइड पर रख लें तो हमारे पास क्या बनेगा? h=E/न्यू। न्यू हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। तो उधर अगर हम इसको टाइम पीरियड के अंदर लेना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा? h=et। ई हमारे पास होते हैं, ई की जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास जाउल होते हैं, और हमारे पास टाइम की जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं सेकंड्स। तो जाउल सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास यूनिट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि डॉपलर शिफ्ट किस वजह से होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डॉपलर शिफ्ट हमारे पास जो मोशन होता है सोर्स का, डॉपलर इफेक्ट के अंदर क्या होता है? हमारे पास सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होता है, या ऑब्जर्वर का रिलेटिव मोशन होता है सोर्स की तरफ। तो डॉपलर शिफ्ट की जो मेन रीजन होती है वो सोर्स का मोशन होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज। आपको पता होना चाहिए कि नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं। नोड्स और एंटी नोड्स स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी आपने वेव की शक्ल अगर आपने देखी हो, साइनसाइडल वेव अगर लें तो उसके जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी नोड्स। तो दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक नोड होती है। नोड हम कहते हैं वो पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, या जहाँ पे वेव की पोजीशन जीरो हो। तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान सिर्फ एक नोड एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज। इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है हमारे पास, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो सम होता है किस चीज़ का? जो टोटल हीट होती है और द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, वो उन दोनों का जो सम होता है हमारे पास वो टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास Q प्लस W की इक्वल होगी। Q हमारे पास हीट होती है और प्लस W हमारे पास वर्क डन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का आपको फार्मूला आना चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है हमारे पास Q=mc∆T। इसमें से जो C होता है वो हमारे पास होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो C को अगर एक साइड पर रखें तो ये हमारे पास होता है Qm
डेल्टा टी। हमें मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, कि किसी भी एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और एक्सप्रेशन की टर्म्स में अगर देखें तो C हमारे पास होता है इक्वल Q डिवाइड बाई M डेल्टा T, और M हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, डेल्टा T हमारे पास टेम्परेचर होता है और Q हमारे पास हीट होती है। तो C के जो यूनिट्स बनेंगे वो जूल पर मोल पर केल्विन की इक्वल होंगे। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वेव फ्रंट इज, ये हमारे पास एक फैक्ट है कि जब भी हम वेव फ्रंट की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज। अब नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान आपका क्या होगा, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो हमारे पास एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज बनेगी, ठीक है। तो वो हमारे पास इक्वल होगी, उसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होल अंडर रूट, तो वो हमारे पास होता है 22.36 बनेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर 22.36 है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कब इक्वल हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी किस चीज़ की इक्वल होता है और ए क्रॉस बी किस चीज़ की इक्वल होता है। ए डॉट बी आपको पता होना चाहिए कि इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसी तरीके से ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये दोनों हमारे पास उस वक्त इक्वल होंगे जब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होंगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के ऊपर हमारे पास इक्वल होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जब 45 डिग्री का एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट ए और बी और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी इक्वल होंगे हमारे पास। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स मैंने इस बार कोशिश की है कि ज़्यादातर मैं प्रेपोजिशन और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को फोकस करूं, लेकिन साथ ही मैंने कुछ इसकी एनालॉजीज़ को भी कंसिडर किया है इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आपने करेक्ट एनालॉजी बतानी है। फर्स्ट जो वर्ड है आपका वो है स्लैपस्टिक और लाफ्टर। स्लैपस्टिक स्टूडेंट्स कहते हैं तमाशा या मतलब हाँ तमाशा कह सकते हैं। स्लैपस्टिक कहते हैं तमाशे को, और लाफ्टर कहते हैं कहके को, हंसी को, ऊंचा हंसना। तो ये हमें देखना होगा कि इसके दरमियान क्या रिलेशन है। स्लैपस्टिक हमें तमाशा एक इवेंट है और लाफ्टर उसका एक रिस्पॉन्स है, हंसी उसका एक रिस्पॉन्स है। तो नीचे हमने जितने भी ऑप्शंस हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो हॉरर का मतलब होता है खौफनाक या ख़तरनाक, तो और फियर का मतलब होता है खौफ, यानी कि ये हमारे पास इवेंट है और ये उसका रिस्पॉन्स है। जब भी कोई हॉरर इवेंट होगा तो उसका रिस्पॉन्स में खौफ पैदा होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट एनालॉजी है हमारे पास स्लैपस्टिक और लाफ्टर की। आप स्टूडेंट्स बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग्स देखिएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी इससे इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है साउंड और कैकोफनी। तो ये हमारे पास साउंड जो होता है वो कहते हैं सिंपल एक आवाज़ को, और कैकोफनी कहते हैं कि ज़ोरदार चीख, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ये एक एक्सट्रीम लेवल का साउंड होगा। तो हमारे पास इसकी जो करेक्ट एनालॉजी है वो है स्मेल और स्टेंच। स्टेंच कहते हैं बहुत शदीद किस्म की बदबू को, और स्मेल हम मतलब सिंपल स्मेल की मीनिंग्स आपको मालूम होंगे। तो इसकी जो करेक्ट साउंड और कैकोफनी की जो करेक्ट हमारे पास एनालॉजी है वो है स्मेल और स्टेंच। नेक्स्ट हम आप देखेंगे कि करेक्ट प्रेपोजिशन और हम वर्ब को कैसे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो किसी भी इवेंट का टाइम और लोकेशन को डिस्क्राइब करती हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इसको लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देयर इज क्वाइट टीनस एविडेंस डैश इट। एविडेंस कहते हैं कि सबूत, और टीनस कहते हैं कि काफ़ी मजबूत सबूत हमारे पास था किसी इवेंट का।
तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट प्रेपोजिशन होगी वो फॉर होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माई फादर वॉज एंग्री डैश माई फेल्यूर, कि मेरे वालिद मेरे फेल्यूर पर नाराज थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज डिवोटेड, और इसकी जो करेक्ट हमारे पास प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी टू। डिवोटेड टू रिलीजन, टू कंट्री, और मतलब किसी भी चीज़ से पे आप डिवोटेड हों, टू हिज ड्यूटी, तो उसके लिए आप टू का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द लाइन स्प्रैंग डैश द बुफेलोज, कि हमारे पास जो शेर था वो हमारे पास भैंसों के ऊपर दौड़ा। तो उसके लिए जो करेक्ट प्रेपोजिशन है वो है अपॉन। द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन, तो आपको पता होना चाहिए कि बी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन, तो हमारे पास इधर पुल्ड आना चाहिए। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास इस बी से हम मालूम होगा कि हम कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज कर सकते हैं। द मैन डैश डाउन द रोड इज माई ब्रदर। अब आप देखेंगे कुछ जो सेंटेंस है उसका सेकंड जो पोर्शन है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर है, इज माई ब्रदर, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट हमारे पास वर्ब होना चाहिए वो भी हमारे पास कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। द मैन हरिंग डाउन द रोड, अब हरिंग क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस इवेंट है। द मैन हरिंग डाउन द रोड इज माई ब्रदर, कि जो आदमी नीचे दौड़ी जा रहा है वो मेरा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ऑलरेडी 5 o'clock, के 5 हो चुके हैं। कैन यू डैश टाइम टू कैच द बस मेक इट इन, इसके अंदर जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो है मेक इट इन। कैन यू मेक इट इन टाइम टू कैच द बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ वी गो टू द पार्क, अगर हम पार्क जाएं, डैश यू लाइक टू कम टू, क्या आप भी हमारे साथ जाना चाहेंगे। तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड यूज होगा वो होगा वुड, के वुड यू लाइक टू कम टू। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स पोर्शन है वो है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर सेट्स और इंटीग्रेशंस को ज़्यादा कंसिडर किया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेक्टर से रिलेटेड है। व्हाट इज द वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस बताना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म होगी वो एक्स डायरेक्शन में होगी, सेकेंड हमारे पास वाई, और थर्ड जी डायरेक्शन में होगी। और एक्स की टर्म एक्स में से माइनस होगी, वाई की टर्म वाई में से माइनस होगी, और जेड की टर्म जेड में से माइनस होगी। तो 1 - 2 -1, 2 - -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8, और 7 - 4 3, तो माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस 8 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 के यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें वेक्टर बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द वैल्यूज कुड बी पुटेड इनटू द फंक्शन फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड हैव रियल वैल्यूज इज कॉल्ड डैश ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास किसी भी फंक्शन की डोमेन की डेफिनेशन है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आप इंटीग्रेट करें नेचुरल लॉग e(2x) dx। तो ये बजाय तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। नेचुरल लॉग और e जो है एक्सपोनेंशियल, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास इंटीग्रेशन किस चीज़ की बात जाएगी, 2x dx की। तो 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, आप बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास पीछे क्या बात जाएगा, x², जो हमारे पास x dx की इंटीग्रेशन है वो है x²/2। तो नीचे वाले 2 और ऊपर वाले 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या बनेगा आपके पास x² + c। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है x² + c। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ f of x mod at x = 0 इज। आपको पता होना चाहिए कि x mod का ग्राफ कैसा होता है। x mod का ग्राफ हमारे पास स्टूडेंट्स v शेप का ग्राफ होता है जो कि हमारे पास 0 के ऊपर उसका बॉटम टच कर रहा होता है। तो 0 के ऊपर हमारे पास वो कहता है कि उसका टेंजेंट क्या होगा। स्टूडेंट्स टेंजेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में किसी पॉइंट को क्रॉस करता है। तो अगर हम x में देखें तो वो हमारे पास, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट से इसको सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाएं
तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसको लेके जाएं थर्ड क्वाड्रेंट में तो भी वही आंसर आएगा। तो इसका जो टेंजेंट है वो यूनिक नहीं है, जबकि टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपका टेंजेंट हमारे पास यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए एट x इज इक्वल टू 0 आपका टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो कोई भी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो। इट मीन्स कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 हो तो ax स्क्वायर माइनस 2 इक्वल होगा 6 के। तो माइनस 2 जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 6 में ऐड करेंगे तो ax स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8, और x की हमने क्या वैल्यू पुट करनी है 2। तो x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लीकेशन। कि फॉलोइंग जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके अंदर आपने बताना है कि कौन सा जो है वो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो कोई भी फंक्शन किसी ऑपरेशन के अंडर तब क्लोज होता है कि उसके अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको जब भी हम उनके ऊपर कोई वो ऑपरेशन करें तो वो हमें उसी सेट का कोई आंसर दे। तो स्टूडेंट्स जब आप 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, आपको पास 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज हुआ। 0 और 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो इस सेट का पोर्शन होगा। तो -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, लेकिन -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इस सेट का पोर्शन नहीं है, इस सेट का हिस्सा नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड नहीं है अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस व्हाट आर द अदर टू रूट्स। तो स्टूडेंट्स रूट्स फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन हो वो उस पोलिनोमियल के अंदर पुट करें। अगर दोनों साइड्स इक्वेशन की सेटिस्फाई हो रही हों तो इट मीन्स कि आपका वो जो आपके पास नंबर है वो उसका रूट है। तो हम जब बाकी सारे वर्ड्स मैंने चेक करके देखे हैं वो तो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 1 को जब हम पुट करेंगे 1 -7 + 6, 1 + 6 7 -7 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 1 एक रूट हुआ। नेक्स्ट है -3 क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा -27, और -7 इंटू -3 हमारे पास +21 +21 + 6 +27 -27। जब आपस में ये ऐड होंगे तो +27 -27 0। तो these two are the roots of this polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 0 3 एंड 4 -6 -2। अब आपने इसका डिस्टेंस बताना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो पहले वेक्टर फाइंड करेंगे। 4 - 1 3i यूनिट वेक्टर, -6 -0 -6 ये यूनिट वेक्टर, और -2 -3 -5 के यूनिट वेक्टर। और इनका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट 4 - 1 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 70 की इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 4 एंड 5 मीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। के 3 साइड्स जो हैं आपके पास वो ट्राइंगल की वो 3 4 और 5 हैं। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट आपको पता है कि हमारे पास 3 4 और 5 अगर 3 साइड्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तो आपके पास क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस और हाइट हमारे पास क्या होंगी 3 और 4। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई 2 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 1/2 कब cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, और उस एंगल का जब आप साइन थीटा लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पे, फॉरन से मैं गो थ्रू करूंगा इसको। अ मॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट
मॉड्यूलेटर हमारे पास मॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। द कंप्यूटर कैन मूव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी एज नीडेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड, पास स्वैपिंग की डेफिनेशन होती है। द सॉफ्टवेयर यूज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज कॉल्ड, जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम ग्रुपवेयर कहते हैं। द डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इन डैश ट्रांसमिशन, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिट होता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट नंबर विद डेसिमल प्लेसेस, तो इंटीजर जो होते हैं उनके अंदर डेसिमल प्लेसेस नहीं होती। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज कि लैन प्रोटोकॉल का कौन सा जो हमारे पास इनमें से पोर्शन है जो कि लैन प्रोटोकॉल को फॉलोइंग करता है। तो ये हमारे पास सारे जो हमारे पास हैं ये हमारे पास लैन प्रोटोकॉल के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम इज कॉल्ड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। नेम द एरर विच यू थिंक टू एग्जिस्ट इन द फार्मूला C इक्वल टू C क्रॉस D डिवाइडेड बाय C। तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी इनमें से हमारे पास एरर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए स्टूडेंट्स वीडियो ये हेल्पफुल थी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है जिसके अंदर आप 100+ जो हैं आपके पास MCQs अवेलेबल हैं। आप PDF फाइल डाउनलोड कीजिए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और होप फॉर द बेस्ट फॉर योर एंट्री टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।